देखिए हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे सफिशिएंसी। तो हमने लास्ट क्लास में ये दो टॉपिक किया था, सफिशिएंट एस्टिमेटर और फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है? एक थ्योरम है जो सफिशिएंट एस्टिमेटर बताने में हेल्प करता है। तो कुछ डाउट है किसी को इसमें? जो हमने किया, आपने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऑडिबल हूँ सबको? है ना, बोलो भाई। यस सर। तुम लोग इतना सोचते क्यों हो? डर लगता है क्या मुझसे? जो भी है ना, जल्दी क्विकली रिप्लाई करो। तो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगर है तो बताओ। सो एक तो सिंपल है, देखो एक कुछ रिमार्क बता देता हूँ जस्ट मैं। रिमार्क ये है कि लाइक जो मान लो रैंडम सैंपल है तुम्हारे पास, तो वो जो कंप्लीट सैंपल है ये हमेशा सफिशिएंट होगा, इज ऑलवेज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो कभी अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं, जैम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सो दिस इज ऑलवेज सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, जो भी पैरामीटर है। फॉर अननोन पैरामीटर जो भी उसमें इन्वॉल्व है, मान लो थीटा है तो थीटा होगा। सो ये जस्ट एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि कंप्लीट जो है पूरा रैंडम सैंपल जो है, इसको ट्रिवियल बोलते हैं, जैसे ट्रिवियल केस। तो ये है। बाकी तुमने फैक्टराइजेशन थ्योरम में अगर रिपीट करो, बस इसमें ये था कि लाइक्लीहुड फंक्शन को यू ट्राई टू राइट अ फंक्शन ऑफ एच एक्स बार बार, मतलब एक्सपोनेंशियल है, ये अंडरस्कोर लगाए, इनटू जी ऑफ टी कॉमा थीटा। तो ये टी जो होता है, सो दिस होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये था, ये थ्योरम था। और तीसरा मैं डेफिनेशन पे आया, डेफिनेशन ये कहता है कि टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। जस्ट रिवाइज एक बार करा दे रहा हूँ। अब देखो, तुम्हें बुक से पहले प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा था प्रसन्ना साहू वाली बुक के एग्जाम्पल्स कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो, काफ़ी है। गुप्ता कौर वाली बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनमें क्वेश्चंस हैं, बाकी बुक्स और भी हैं जो आपको फेवरेट लगता है अपने बुक से करो, हर बुक में है टॉपिक, एग्जाम्पल्स भी होंगे, एक्सरसाइज भी होंगे। सो जैम और गेट के क्वेश्चंस कर सकते हो, सी यू के क्वेश्चंस कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन कर सकते हो। इफ़ एंड ओनली इफ इसमें ये था कि अगर कॉन्टीन्यूअस है तो जॉइंट पीडीएफ, नहीं तो मतलब कंडीशनल पीएमएफ, या अगर कंटिन्यूअस है तो पीडीएफ, कंडीशनल पीडीएफ। तो x1 x2 xn गिवन t इज इक्वल टू टी, दिस इज फ्री ऑफ थीटा। अगर ये फ्री ऑफ थीटा आ जाता है तो हम बोलेंगे टी सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब अगला टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, सो अगला टॉपिक जो है ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटनेस क्या होता है, कंप्लीट एस्टिमेटर क्या होता है ना, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स या कंप्लीट एस्टिमेटर क्या होगा। फिर राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहता है, लेमन सेफी थ्योरम क्या कहता है। फिर है यू एम वी यू ई क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद है क्रैमर राव इनइक्वालिटी क्या है। फिर आगे आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल एंड वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कल करना चाहिए। तो आज ये वाले पार्ट कर लेते हैं, कंप्लीट एस्टिमेटर क्या होता है, राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या है, लेमन सेफी थ्योरम क्या है, यू एम वी यू ई यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, राव क्रैमर इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, ठीक है। सो इसकी बात कर लेते हैं पहले क्या है, ठीक। चलो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले मुझे लगता है कंप्लीट बताना चाहिए क्या होता है कंप्लीट एस्टिमेटर, फिर बताना चाहिए यू एम वी यू ई क्या होता है, फिर बाकी थ्योरम्स इससे रिलेटेड ही है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एस्टिमेटर से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता, या आपको शायद पता नहीं होगा। कि मैं किसी पूछूँ कंप्लीट एस्टिमेटर क्या होता है, तो आप थोड़े स्ट्रगल कर सकते हो कि क्या होगा ये, यू एम यू ई क्या है। चलो ट्राई करते हैं। तो हमने देखो, जैसे एस्टिमेटर की क्वालिटी चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे अनबायस्ड एक तरीका था कि अनबायस्ड होगा, है ना, ये एक अनबायस्ड हो गया, हमने किया था अनबायस्ड एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स है, ये सब क्वालिटी चेक करने के डिफरेंट क्राइटेरिया है। अनकंसिस्टेंट हो गया, लास्ट क्लास में किया सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब है कंप्लीट एस्टिमेटर, अब आएगा यू एम वी यू ई, यू एम वी यू ई।
तो ये सब एस्टिमेटर क्वालिटी चेक करने का है। तो अभी हम ये करते हैं पहले, फिर इससे रिलेटेड थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आप लोगों से अगर पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट एस्टिमेटर, कंप्लीट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या है आप लोग ही बताओ। मैं अगर बोलूं कि मान लो मैं लिख दूं अगर कि let x1 comma x2 up to xn be a random sample from कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो एफ एक्स थीटा। एक्स क्या लिखने का मतलब ये नहीं जॉइंट है, ये मतलब ये है कि उस पीडीएफ में कहीं ना कहीं थीटा अवेलेबल है, ठीक है। सो ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे थीटा अवेलेबल है, अननोन पैरामीटर है। अब कोई स्टैटिस्टिक्स टी है, हम बोलेंगे वो कंप्लीट है। कोई एस्टिमेटर है या कोई स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक है। सो मैं एस्टिमेटर ले देता हूँ, एन एस्टिमेटर टी। सो अगेन एस्टिमेटर का मतलब होता है दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn ओनली विदाउट पैरामीटर। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एस्टिमेटर या कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है। तो मुझे बताओ आप में से कोई क्या जानते हो आप। The expectation of t is 0, and it implies that t takes the value 0 with probability 1. ओके यस, सो इट इज लुक्स सिम्स फाइन। और कोई बताओ। हालांकि एस्टिमेटर कंप्लीट बोलने का मतलब फैमिली कंप्लीट की बात करते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो आपने ये कहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जीरो इम्प्लाइज टी इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी वन, यही बोला ना आपने जिन्होंने बताया But अभी। ओके, कोई और इसमें इम्प्रूव करना चाहेगा, यही करेक्ट है। एक्चुअली ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया, डेफिनेशन में जनरलाइज केस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, कोई और करेक्ट करना चाहेगा। ये करेक्ट मतलब गलत नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज पार्शियली करेक्ट। मैं भी ऐसे ही कुछ लिखूंगा। तो इसमें ये होता है कि इनफैक्ट आप कोई भी फंक्शन ले लो टी का, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी, जैसे आपने जी को आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया, इफ यू पुट जीरो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। तो ये बिग थीटा क्या है, पैरामीटर स्पेस है। पैरामीटर स्पेस क्या होता है, जो थीटा की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सो दिस विल इम्प्लाई जी टी इज जीरो, मतलब जी टी इज आइडेंटिकली जीरो, तो उसी को बोलते हैं विथ प्रोबेबिलिटी वन। ये समझ लो आप, ये चीज़ है। तो जी टी इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी वन, इसका मतलब ये समझ सकते हो आप, या तो ऐसा इसका मतलब ये समझो दैट इज, ये लिखने का मतलब ये भी है, या मैं बोलूँ दैट इज जी टी इज जीरो फॉर ऑल टी। इसका ये मतलब हुआ कि टी की जो भी उसके लिए जी टी जीरो रहेगी। ये तो डेफिनेशन है, अगेन मैं बोलूँगा डेफिनेशन बहुत ज़्यादा, जैसे सफिशेंट का डेफिनेशन था, तो आपको डेफिनेशन यूज़ नहीं करना है सफिशेंट के लिए, नहीं करना ना, सारे फैक्टराइजेशन थ्योरम्स आ जाएंगे। उस तरह यहाँ भी ऐसे ही है कि रेयरली आपको यूज़ कर जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन की, बट फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। सो सर वो probability 1 होगा ना? ओ सॉरी, गलत दिया जीरो, हाँ वन विथ प्रोबेबिलिटी वन। हाँ सॉरी, वो मेरी मिस्टेक। सो मैं बोला जीरो वन ही होगा, आपने वन कहा था, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी जीरो है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी टी विल बी जीरो विथ प्रोबेबिलिटी वन, मतलब जी टी जीरो ऑलमोस्ट श्योर दी, ये मतलब है। सो मेजर थ्योरी के टर्म में बोले तो, या जी टी इज जीरो फॉर ऑल टी, या ऑलमोस्ट श्योरली, यही मतलब है। तो आपको दिखाना है कि जी टी जीरो होगा फॉर ऑल टी। एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं इस पर डेफिनेशन बेस्ड। चलो तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसा है, कल भी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, जब फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था, एक एग्जांपल लिया था मैंने, बर्नौली वाला ही, यहाँ भी ऐसे ले लेते हैं। मान लो लेट x1 कॉमा x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम
बर्नौली पी ले लो या थीटा ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है, टी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ समेसन एक्स आई, कल भी यही दिया था, आपको याद होगा, बताओ ये समेसन एक्स आई सफिशिएंट था कि नहीं था, याद है? हाँ सर। यस, है ना। तो आप याद रखिए कि जरूरत पड़ेगी, देखो लेमन सेफी थ्योरम जो है उसमें जरूरत पड़ती है कि पहले आपको एक एस्टिमेटर ढूंढना होता है जो सफिशिएंट भी हो, कंप्लीट भी हो, फिर उसके आगे आप थ्योरम लगा पाओगे, जो लेमन सेफी थ्योरम जिन लोगों को पता है पहले से। तो इसीलिए हमें कंप्लीट सफिशिएंट पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि टी बराबर समेसन एक्स आई है, ठीक है, और सो ये कल हमने दिखाया था सफिशिएंट था, है ना, ये हमने ये दिखाया था, ये सफिशिएंट था, मैं लिख देता हूँ जस्ट, इट इज सफिशिएंट एज सोन इन लास्ट क्लास, है ना, सो एज सोन इन लास्ट क्लास। और दो तरीके से बताया था, आपको लास्ट क्लास में याद होगा, एक तो हमने इसी क्वेश्चन को डेफिनेशन से किया था सफिशिएंसी का, दूसरा फैक्टराइजेशन थ्योरम से किया था। अभी भी दो तरीके से करेंगे, एक इसका अभी जो लिखा वो, आगे एक थ्योरम लिखेंगे उससे। अब क्वेश्चन ये है, इज टी इज इक्वल टू समेसन एक्स आई, और वी कैन कंसिडर एक्स बार ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं एक समेसन एक्स आई ले रहा हूँ, दिस इज कंप्लीट ऑल्सो, तो हमें ये चेक करना है क्या ये इज इट कंप्लीट एस्टिमेटर, सो हमें ये चेक करना है। तो आप ट्राई कर सकते हो इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्या ये कंप्लीट एस्टिमेटर है, क्वेश्चन ये है। जी कुछ भी हो सकता है, जी कैन बी एनी फंक्शन, तो हर फंक्शन के लिए वैलिड है। सो आप ट्राई करके देखो डेफिनेशन से। और अगेन दिस विल होल्ड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो ट्राई करोगे या मैं स्टार्ट करूं? तो मैं सॉल्व करना शुरू करूं या वेट करूं, क्वेश्चन ये है। कोई किसी का ओपिनियन नहीं है, सब दूसरे का वेट कर रहे हैं। अरे तुम अपना स्टैंड लो, दूसरों का छोड़ दो, तुम्हारे सर एग्जाम करवा में। दो। सर हाँ करवा दीजिए। हाँ, वही ना, क्योंकि अपना स्टैंड लो ना, क्योंकि तुम्हें सीखना है, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे मेहनत डिसाइड करेगा, है ना, ये नहीं कि दूसरे का मेहनत डिसाइड करेगा तुम्हारा रिजल्ट। हालांकि सीयूईटी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, तुम एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लेते हो तो इजीली अच्छे रैंक आ जाएंगे, और वो फुल्ली मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सबका एडमिशन किसी भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल एग्जाम है नहीं, ठीक है ना। तो अब तुम्हारी तैयारी भी अच्छी है, तो दोनों प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होगा कि समेसन एक्स आई सफिशिएंट था, अब मुझे कंप्लीट चेक करना। चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले तो टी का मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी यूज़ किया था। आप लोग बताइए टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये बर्नौली था ईच एक्स आई, बायनोमियल। जी ये है बाइनोमियल एन कॉमा पी, पी के जगह मैंने थीटा ले रखा है। तो अब मैं क्या पुट करूँगा, मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, है ना, ये मुझे अज्यूम करना है और ये मुझे प्रूव करना है, ठीक। तो मुझे अज्यूम करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज जीरो, सो लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। अब जी टी तो डिस्क्रीट है, तो आपको पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं। तो ये होगा जी टी टाइम प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू टी। हालांकि डिस्क्रीट आपने पढ़ रखा है, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पर टी का सपोर्ट क्या है, टी का सपोर्ट बताओ। जीरो से जीरो से n, जीरो। ठीक है ना, जीरो से n, 0 to n। क्योंकि बाइनोमियल में पता है आपको, बाइनोमियल में क्या होता है, सपोर्ट जो है पैरामीटर का वो 0 to n होता है। तो यहाँ 0 से n तक, ठीक है, इक्वल टू 0 रख दिया। अब आगे अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट डेफिनेशन लगाया कि जो भी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन लगाना है वो फंक्शन इनटू उसका पीएमएफ। अब आगे देखते हैं। सो समेसन जी टी इंटू पी एम एफ पता है आपको, एन चूज टी, पी की पावर टी, क्यू की पावर एन माइनस टी, ये होता है पी एम एफ। टी फ्रॉम जीरो टू एन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो आप, तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टी फ्रॉम जीरो टू एन, जी टी, एन चूज टी, और थीटा वाला एक साथ रखो, थीटा अपॉन वन माइनस थीटा की पावर टी अलग हो जाएगी, और बचा वन माइनस थीटा की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। समेसन किस पे लगा हुआ है, टी पे, तो टी वाले टर्म को आप बाहर नहीं कर सकते, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट की तरह है टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि समेसन टी के रेस्पेक्ट में है। जैसे आप ऐसे सोच सकते हो इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है,
तो जो टी है उसी का तो इंटीग्रेट होगा ना, तो वैसे ही समेसन इंटीग्रेशन का भाई ही था। सो इसको बाहर करके तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आउट करोगे फिर डिनोमिनेटर में 0 अपन खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ ऐसा आया, टी फ्रॉम 0 to n जी टी एन चूज टी थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इसकी पावर है टी इज इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा है इसको कुछ नाम दे देते हैं, कुछ पैरामीटर ही तो, मतलब ये थीटा क्या है, अननोन पैरामीटर है ना, तो इसको कुछ मैं नाम देता हूँ तत्काल, कुछ रीनेम कर देते हैं। क्या ले लूँ, अल्फा ले लूँ, नहीं थीटा है तो क्या लूँ जो वेरिएबल जैसा फील दे, मान लो वेरिएबल जैसा लगे, फाइव एक्स, चलो अभी एक्स रख ले, एक्स तो रैंडम वेरिएबल होता है हालांकि, तो एक्स वाई जेड डब्लू डब्लू, चलो डब्लू रख लेते, मान लो कुछ भी रख सकते, फाइव रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, डब्लू रख लिया मान लो मैंने। सो अभी क्या हो रहा है देखो, अब समेसन टी फ्रॉम 0 to n जी टी एन चूज टी, एन चूज टी वही है जो एन सी आर होता है, तो एन सी आर ही है, सो एन सी टी जी टी, और मान लो उसको मैं डब्लू ले लिया, डब्लू की पावर टी इज इक्वल टू 0। अब आपको ये सोचना है, इसको अगर खोलोगे तो क्या क्या होगा, देखो तुम ध्यान से, अगर खोलेंगे तो पहला टर्म होगा एन सी जीरो जी जीरो डब्लू की पावर 0 जो कि 1 हो गया, तो मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, पहला टर्म होगा 0, एन सी जीरो 1 होता है, दूसरा टर्म होगा एन सी 1 तो एन आ जाएगा जी 1, फिर आएगा डब्लू, ठीक, ये होगा ना, फिर अगला टर्म क्या होगा, तो इसको मुझे अब तक अगले पेज पे लिखना चाहिए, मैं जस्ट खोल रहा हूँ समेसन को ताकि आपको दिखे, तो समेसन मैं खोल रहा हूँ तो मेरे क्या मिल रहा है, जी जीरो, अगला है एन टाइम जी वन डब्लू की पावर 1 एन सी टू, मैं ऐसे लिखता हूँ एन सी टू जी टू डब्लू स्क्वायर, फिर एन सी थ्री जी थ्री डब्लू क्यूब, ऐसे ही चल रहा है, और लास्ट टर्म है डॉट 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 चल रहा है ऐसे ही, लास्ट टर्म है एन सी एन जो कि 1 ही हो जाएगा, जी ऑफ एन एंड डब्लू की पावर एन, डब्लू की पावर एन, दिस इज 0 फॉर ऑल, एक तो थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस था, ठीक है ना, सो क्वेश्चन ये है अब आपसे कि ये क्वांटिटी 0 कब होगी, एंड फॉर ऑल डब्ल्यू, तो थीटा तो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया था, तो फॉर ऑल डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू जो भी वैल्यू ले सकता है, तो थीटा यहाँ पे क्या होता है, आप बताओ, थीटा जो है बाइनोमियल केस में क्या होता है, 0 1 के बीच कोई भी नंबर, यही ना, Yes, sir. है ना, बाइनोमियल में तो 0 1 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है थीटा, तो थीटा बाई 1 माइनस थीटा लिया है मैंने, जिसका भी आप चेक कर सकते हो रेशियो, तो दोनों पॉजिटिव है, और रेशियो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो डब्लू कुछ भी हो सकता है, सो फॉर ऑल डब्लू। अब देखो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, एक्चुअली ये जो आपने इक्वेशन देख रहे हो, लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा पॉलिनोमियल है डिग्री n का, राइट, ये सुनो, लेफ्ट साइड पॉलिनोमियल है डिग्री n की, जहां वेरिएबल है w, ठीक है, अब और इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं, w कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हालांकि पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव तो नहीं होगा, सो w कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, तो मैं पूछना चाह रहा हूं जो इक्वेशन लिखी है उसके पास कितने सॉल्यूशन है आपके पास, n हाँ लॉजिकली आपको n दिख रहा है, लेकिन ये इक्वेशन होल्ड करिए फॉर ऑल w मोर देन 0, इस w के यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, मोर देन 0 कितने नंबर्स होते हैं, w मोर देन 0 कितने नंबर होंगे, हर w के लिए ट्रू है इक्वेशन, क्योंकि वो कह रहा था डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, तो हमारा बाइनोमियल के केस में पैरामीटर स्पेस है 0 1 का इंटरवल, अब मैंने w नाम दिया है थीटा अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा को, तो वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है, सो कहने का मतलब यहाँ थीटा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब थीटा के पास अनकाउंटेबल वैल्यू हो सकती है ना, सो दिस होल्ड्स फॉर अनकाउंटेबली मेनी डब्ल्यू, जैसे आपने कहा n सॉल्यूशन हो सकता है, तो इस इक्वेशन के पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, मुझे लगता है अगर नहीं समझा, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो देखो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज 0 फॉर ऑल x मोर देन 0, तो व्हाट कैन यू से अबाउट a b c, क्वेश्चन ये है, ये बेसिक क्लास 12 का क्वेश्चन है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज 0 फॉर ऑल x मोर देन 0, x आप कुछ भी रख लो मोर देन 0, उसके लिए 0 है, गिवन है आपको ये, तो आपसे पूछा गया ए बी सी के बारे में आप क्या कह सकते हो, all are zero.
यस, ऑल आर जीरो। वाई? क्योंकि इसको आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक के पास मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, यही होता है ना, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 2 रूट। लेकिन यहाँ पे कितने रूट दिखा रहा है आपको? इन्फाइनिटली मेनी रूट। तो किस पॉलिनोमियल के पास इन्फाइनिटली मेनी रूट्स होता है? अगर एक क्वाड्रेटिक होता, ए बी सी में से अगर सी नॉन जीरो होगा तो एग्जैक्टली 2 रूट्स आएंगे, चाहे वो रिपीटेड हो सकता है, नॉन रियल या मतलब रियल या कॉम्प्लेक्स। बट चूंकि इसके पास इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, तो एक ही रास्ता है कि ए बी सी तीनों को जीरो होना पड़ेगा। सेम लॉजिक ऊपर अप्लाई करो। अब बताओ क्या होगा? जीरो होगा सर। तो हर कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी टी इज जीरो फॉर ऑल टी इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n? यस और नो? मतलब जी जीरो इज जीरो, जी वन इज जीरो, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, यस सर। है ना? तो यहाँ से क्या आएगा, पहला कोएफिशिएंट जीरो, दूसरा कोएफिशिएंट जीरो, तीसरा कोएफिशिएंट जीरो, ऑल कोएफिशिएंट जीरो। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी टी इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1। ये समझ लो, क्योंकि हर टी के लिए जीरो हो गया ना, इसीलिए टी कुछ भी रख लो, वैल्यू जीरो ही है। तो यहाँ से मैंने ये दिखा दिया कि टी बराबर जो समेसन एक्स आई है। अब इतना एग्जाम में करना वो नहीं है, टाइम नहीं होता, तो इसके लिए थ्योरम है मेरे पास। सो दिस इज कंप्लीट एस्टिमेटर, कंप्लीट एस्टिमेटर। ठीक। तो कल हमने डेफिनेशन दिखाया था, समेसन एक्स आई सफिशिएंट भी था, ये कंप्लीट भी है। ओके है? देखो उस डाउट है तो बताओ, मैं डेफिनेशन Yes, अप्लाई sir. किया हूँ, मैं जस्ट डेफिनेशन। तो मैंने क्या दिखाया यहाँ पे अब? तो अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। तो कंक्लूजन अभी ये है इस एग्जाम्पल के लिए कि अगर रैंडम सैंपल x1 x2 xn, ये जो रैंडम सैंपल है, अगर ये सैंपल बर्नौली p से है, बर्नौली थीटा से है मान लो, तो उस केस में ये बर्नौली थीटा से है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपके पास जो t है, जो कि समेसन एक्स आई है, दिस इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट, कंप्लीट एस्टिमेटर। इसको आगे मैं यूज करूंगा। तभी मैंने ये प्रूव कर दिया कि समेसन एक्स आई कंप्लीट और सफिशिएंट एस्टिमेटर है ना? इसका आगे मैं यूज करूंगा अभी। अब थोड़े आते हैं कंप्लीट के थ्योरम पे। तो एक और थ्योरम है हमारे पास कंप्लीट और सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करने का। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करने का। अब प्रसन्ना साहू वाले बुक में ही फाइंड मिल सकता है आपको ये। तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ये याद मुझे देख लेते हैं एक बारी इसका और लैंग्वेज किस तरह से है। हालांकि कंप्लीटनेस प्रसन्ना साहू वाली बुक में नहीं है, कंप्लीटनेस टॉपिक ही नहीं है इस बुक में, कंप्लीटनेस डिस्कस ही नहीं किया इसने। ठीक है, तो चलो अभी तो मैं लिखा देता हूँ पहले थ्योरम क्या है। थ्योरम ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे, एक थ्योरम है, इसका बुक में नाम दिया गया पिटमैन कुपमैन थ्योरम, प्रसन्ना साहू वाले बुक में ही है। सो ये क्या कहता है कि आपके पास कोई रैंडम सैंपल है जिसमें एक पैरामीटर थीटा है। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट यू राइट द पीडीएफ। दो तरीका है, तो पीडीएफ को लिखो या लाइवलीहुड को लिखो, आपकी मर्जी है। तो देखो, सो इसमें ये इन्होंने कैसे लिखा है, सो सफिशिएंसी के बाद लिखा होगा, मतलब दोनों तरीका हमारे पास है। ठीक है ना, एक तो फैक्टराइजेशन थ्योरम था और नेक्स्ट है ये पिटमैन कुपमैन थ्योरम। सो इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है यहाँ पे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि लेट x1 x2 xn be a random sample in which random sample from population f of x comma theta where support, जो सपोर्ट है, सपोर्ट ऑफ
जो पीडीएफ है, मान लो एफ एक्स थीटा, ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, इज फ्री ऑफ थीटा, ठीक है, जो सपोर्ट है वो फ्री है थीटा से, सो वेयर सपोर्ट ऑफ दिस इज फ्री ऑफ थीटा, तब ही लगा सकते हैं। अब क्या करना है आपको, सो यू हैव टू अप्लाई, सो आपको पहले कन्वर्ट करना है जो पीडीएफ है, सो लाइक मान लो एफ एक्स थीटा है, सो अगले पेज पे लिखता हूँ, सो वी कैन राइट पीडीएफ जो है एफ एक्स थीटा, उसको आपको कैसे लिखना है, एज, सो एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा को आप ऐसे लिखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है कि ये फॉर्मूला कि log ऑफ e की पावर x क्या होता है और e की पावर log x क्या होता है, क्या होगा, ऊपर ऊपर वाला तो एक्स्ट्रा रहेगा। ये हालांकि यहाँ log का मैं बेस e ले रहा हूँ, सर एक्स होगा। दोनों x ही होगा क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है, तो आप जानते हो f ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स या f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इस तरीके से होगा, सो ठीक है ना, तो ये आपके पास ये होता है, इसलिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि आप एफ एक्स को लिख सकते हो e की पावर, तो e की पावर लिखने बजाय मैं एक्सपोनेंशियल लिखता हूँ, मतलब वही e की पावर log ऑफ एफ एक्स थीटा बोल दो, तो इस तरीके से आप इसको लिख पाओगे, सो ई एक्स पी ऑफ log ऑफ एफ एक्स थीटा। अब इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, सो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो आएगा आपके पास, मतलब जब ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसा होगा, ई एक्स पी मतलब ई एक्सपोनेंशियल या ई की पावर, अब कुछ इस तरह से हो सकता है, मान लो सिर्फ थीटा का फंक्शन होगा, एक होगा सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा, और एक आएगा जिसमें मान लो कि मैं कैसे लिखूँ, चलो ऐसे सी एक्स इंटू डी थीटा जो प्रोडक्ट में रहेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, सी एक्स इंटू डी थीटा, तो ये जो सी एक्स है, अब क्या करना है आपका एस्टिमेटर जो होगा, देन जो ये C आपको लिखना है कैपिटल एक्स आई, तो T लेंगे समेशन ऑफ सी एक्स आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, ये चीज है, दिस इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट एस्टिमेटर फॉर थीटा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो C मतलब C की जगह कोई और भी फंक्शन ले सकते हो आप, मान लो C की जगह मैं अगर H ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा H, है ना, C से कोई दिक्कत नहीं, सो H ऑफ एक्स आई, सो ये जो आएगा कंप्लीट है सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा थीटा का। मैं आपको पिछले एग्जांपल में ये लगा कर दिखाता हूँ, देख लो एक बार डेफिनेशन देख लो, कुछ डाउट है बताओ, बस यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो सपोर्ट है वो थीटा से फ्री होना चाहिए, ठीक, तो आगे अब एक जैसे पिछले क्वेश्चन ही देख लो, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि लेट x1 x2 xn be a random sample from बर्नौली थीटा, ठीक है ना, बर्नौली थीटा इस तरीके से है, और यहां से क्या आएगा, तो पहले तो पी एम एफ लिख लो इसका, सो वहाँ एफ एक्स लिखा था क्योंकि वो कंटिन्यूस के लिख रहा था, पी डी एफ है तो मान लो पी एक्स बोल दो, सो मतलब ये बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये क्या होता है थीटा की पावर एक्स 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, इसको कन्वर्ट करो उसमें ई एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, ये आ जाएगा लॉग मतलब बेस ई ही ले रहा हूँ मैं, 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये आएगा एक्स लॉग थीटा
प्लस 1 माइनस एक्स लॉग 1 माइनस थीटा, ठीक, इस तरीके से आ गया। अब आप टर्म्स को ब्रेक करो पर ठीक से, तो एक्स लॉग थीटा, तो पहले ब्रेक करो इसको, तो यहाँ भी एक एक्स है, एक्स वाले को एक साथ करो, सिंप्लीफाई करो पहले। तो मैं देखो लॉग 1 माइनस थीटा को बाहर लिख देता हूँ और प्लस एक्स कॉमन ले लो। आप लोगों को दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, अब चेक करो ये आपको समझ आया कैसे हुआ है। बीच का स्टेप मैंने एक स्टेप गायब किया है। इज इट क्लियर और नॉट? देखो ये कैसे आया ऊपर, ये समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? वो भी स्टेप लिख के दिखाऊं? देखिए यहाँ पे क्या किया, बस हमने ओपन कर दिया ब्रैकेट को, एक्स लॉग थीटा प्लस लॉग 1 माइनस थीटा माइनस एक्स लॉग 1 माइनस थीटा। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले आओ, तो एक्स लॉग थीटा माइनस लॉग 1 माइनस थीटा, सो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा? ठीक है ना? तो ये ओके है, समझ आ रहा है सबको जैसे लिखा हूँ मैं? Yes, sir. हाँ, अब ये ओनली थीटा का फंक्शन है तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमें, हमें उन टर्म्स में इंटरेस्ट है जहाँ पे एक्स और वो प्रोडक्ट में है। तो अब इसको उस तरीके से लिखो जैसे मैं वहाँ लिखा था, इससे अब कंपेयर करो, आप इसके साथ कंपेयर करो और बताओ क्या मिल रहा है। तो एच एक्स की जगह क्या है आपके पास? मुझे बस मेनली एच एक्स में इंटरेस्ट है, तो एच वो X है। फंक्शन होगा जो थीटा के फंक्शन का प्रोडक्ट में होगा, बाकी अकेला अकेला कोई दिक्कत, उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो यहाँ आप एच एक्स देखो ध्यान से, क्या है? एक्स है जैसे आपने बताया अभी, है ना? कंपेयर करो आप लोग, देखो ये फंक्शन देखो ठीक से, ओनली थीटा फंक्शन, ओनली एक्स फंक्शन, हेयर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कहाँ पे है? यहाँ भी तो है प्रोडक्ट, बस ये तो ओनली थीटा फंक्शन है, ओनली एक्स फंक्शन है ही नहीं, वो जीरो है। सो यहाँ से आपके पास एक्स मिला, एच एक्स जो है वो एक्स है, सो एच एक्स जो है वो एक्स है। तो मैंने क्या कहा था, टी क्या होगा आपका? समेसन एच एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो ये कितना आ जाएगा? एच एक्स तो एक्स ही है, तो ये जस्ट एक्स आई आ जाएगा, आप चेक करो। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ये सफिशिएंट एंड कंप्लीट। सो अभी सफिशिएंट मैंने डेफिनेशन से दिखाया था इस क्वेश्चन में, अलग से कंप्लीट दिखाया, अलग से सफिशिएंट दिखाया। अब एक ही थ्योरम है जो सफिशिएंट कंप्लीट दोनों बता रहा है। ओके है? यस सर। हाँ, तो अब सफिशिएंट और कंप्लीट डिस्कस कर लिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो तो अभी थोड़ा सा देख लो, किसी को डाउट है बताओ। अभी क्या डिस्कस किया मैंने? शुरू में स्टार्ट किया सफिशिएंसी से, जो लास्ट क्लास में किया था, फिर आया कंप्लीटनेस पे, कंप्लीटनेस से आपको एक एग्जांपल किया, वो दिखाया मैंने कंप्लीट कैसे है। फिर अभी मैं थ्योरम लिखा हूँ जो कंप्लीट सफिशिएंट दोनों बताएगा, तो उससे मैंने दिखा दिया कि ये समेसन एक्स आई जो है कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है। अब जैसे वो कह रहा था ना लेमन सेफी थ्योरम, उस पर मैं आता हूँ अभी। तो या लेमन सेफी थ्योरम का अगर मैं स्टेटमेंट लिख लूँ, देखो लेहमान सेफी थ्योरम का अगर मैं स्टेटमेंट लिख लूँ, तो ये कहता है जो उसमें है, ठीक है ना, कि आपके पास क्या है कि कोई एक रैंडम सैंपल है। सो अगर मैं स्टेटमेंट बुक से बताऊं, ये फिर से साहू वाली बुक में नहीं होगा, क्योंकि साहू वाली बुक में डिस्कस किया नहीं है उन लोगों ने। ये पीछे लिखा हो, मैं बताया तुम जैसे देखो। तो ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई लेट x1 x2 अप टू xn, ठीक है, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन containing a known parameter मान लो थीटा है, ठीक है। अब इफ ऐसा है, टी कोई एस्टिमेटर है, टी इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। अगर टी कोई कंप्लीट और सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो क्या होता है, देन एंड ये आगे लिखता हूं, सच दैट
एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई फंक्शन ले लो अब यहाँ पे, क्या लेना चाहोगे, फंक्शन ऑफ मान लो फाई ऑफ टी इज इक्वल टू मान लो थीटा आ गया, फंक्शन ऑफ फाई ऑफ टी थीटा आ गया, देन वी से जो फाई टी है, ठीक है, जो फाई टी है, दिस इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अच्छा, इसी को शॉर्ट में हम UMVUE लिखते हैं। तो मैं UMVUE थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने किया इसलिए मेरे को इस पर आ गया। सो UMVUE ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन है व्हाट इज UMVUE, थ्योरम मैंने लिख दिया, तो पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि UMVUE होता क्या है। तो मैं ये क्यों बताया, थोड़ा पीछे आता हूँ। देखो, तो यहाँ से आपने दिखाया कि जो समेसन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट भी है, और अगर आपसे मैं पूछ लूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा यहाँ पे बताओ, बर्नौली के केस में था ये, तो टी तो समेसन एक्स आई है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या आएगा, एन थीटा। ठीक है ना, ये एन थीटा, थीटा तो नहीं आया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी अपॉन एन क्या आएगा, थीटा। थीटा आएगा, ठीक है ना, यही एक्स बार है, टी अपॉन एन कुछ और नहीं एक्स बार है, तो यही टी अपॉन एन जो है, क्योंकि टी समेसन एक्स आई है तो आपको पता है कि टी अपॉन एन ही एक्स बार है, ठीक है। सो टी अपॉन एन जो है वो एक्स बार है, ओके। सो ठीक है, टी अपॉन एन क्या है, एक्स बार है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास थीटा। एंड आगे भी बता देता हूँ, तो अगर तुम फाइंड करोगे टी इंटू टी माइनस वन अपॉन क्या, अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, सो दिस यू नीड टू चेक, या एन स्क्वायर आई थिंक पॉइजन के केस में होता है ना, सो एन इंटू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। सो अगर ये तुम फाइंड करो, फाइंड भी कर दूंगा, कितना आएगा ये, किसको आइडिया है, तुम फाइंड करके देखो, अभी वेरीफाई भी हो जाएगा। अभी मैं अगले थ्योरम फिर से रिपीट करूँगा, ये थ्योरम टेंशन लेना, भी दोबारा रिपीट करूँगा क्योंकि मैं पहले ये टर्म समझाऊंगा तुम्हें होता क्या है, ये UMVUE का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने मतलब समझाया नहीं, क्योंकि ये थ्योरम बहुत यूज़फुल है UMVUE के लिए। UMVUE निकालने के 3-4 तरीके हैं, तो एक ये है, एक राव ब्लैकवेल है, एक लेविनसेफी है, एक क्रैमर और लोअर बाउंड है, और मेनली 3 तो हो गए, और एक और है जैसे, तो लेकिन वो यूज़फुल शायद ज़्यादा नहीं होगा। पहले ये बताओ मुझे, ये इसका आंसर क्या आएगा, थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर, आर यू श्योर। तो देखो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू टी माइनस वन, तो सिंपली आप यहाँ से देख पाओगे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी निकाल रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, अलग अलग कर दो इसको, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर होता है वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर ना, तो वेरिएंस है एन पी क्यू, तो एन पी क्यू मतलब एन थीटा वन माइनस थीटा, और आएगा, ठीक है ना, एन पी क्यू हो गया, और आगे प्लस में मीन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना आ जाएगा, एन थीटा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर, चेक करो, हाँ या ना, ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसको जो आपने किया। यस सर। तो ठीक है, वेरीफाई कर दिया मैंने। तो हालांकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अब ये थ्योरम में फिट बैठ रहा है, ये कंप्लीट सफिशिएंट भी है टी, और इस टी अपॉन एन का मीन कितना आया, थीटा, तो मैं बाद में अभी थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो टी अपॉन एन है, ये UMVUE है किसका, थीटा का, और ये जो टर्म है दिस इज UMVUE ऑफ किसका, थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर का, जिसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका होगा। यहाँ मैंने सिर्फ थीटा लिखा है, यहाँ मैं अगर मान लो लिख देता हूँ कोई फंक्शन, लेट से फाई ले लिया साई थीटा, तो यहाँ मुझे फिर लिखना पड़ेगा साई थीटा, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा साई थीटा, तो ये जनरल थ्योरम हो गया इस तरीके से।
सो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसका यूएमवीयू ये होगा, ये मतलब है कि जो फाई टी है वो यूएमवीयू है साई थीटा का। अब यूएमवीयू क्या, मैं ज़रा उस पर आता हूँ, क्योंकि कनेक्टेड में था, मैंने सफिशिएंट कराया, कंप्लीट सफिशिएंट कराया, तो उस पर ये डायरेक्टली थ्योरम है और ये बहुत यूजफुल थ्योरम है यूएमवीयू निकालने के लिए। जैसे मैंने वेरीफाई कर दिया कि बर्नौली के केस में, तो मैं फिर से लिखता हूँ जैसे हमने अभी किया। सो जैसे क्वेश्चन नंबर कुछ भी मान लो, चलो 4 ले लिया, तो हमने ये दिखाया हुआ है अभी तक कि x1 x2 xn जो है इट इज़ आईआईडी बर्नौली ले रखा है ना मैंने, तो बर्नौली थीटा, ठीक, यह बर्नौली थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने ये कहा कि t बराबर समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 to n, जो कि था सफिशिएंट एंड कंप्लीट एस्टिमेटर, सफिशिएंट एंड कंप्लीट एस्टिमेटर। तो हम ये बोल पा रहे हैं कि जो t अपॉन n है, जिसको हम लोग x बार भी बोलते हैं, दिस इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। फिर हमने ये कहा t इंटू टी माइनस वन अपॉन n इंटू n माइनस वन, दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा स्क्वायर। इस प्रोसेस को तुम कंटिन्यू भी कर सकते हो, t इंटू टी माइनस वन टी माइनस टू अपॉन n इंटू n माइनस वन n माइनस टू इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा क्यूब एंड सो ऑन। आगे और बढ़ाते चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टी माइनस वन टी माइनस टू टी माइनस थ्री, नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, तो थीटा 4 हो जाएगा। उस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जस्ट एक रिजल्ट बता दिया यूएमवीयू पे, कंटिन्यूटी में हो गया। अब आते हैं यूएमवीयू होता क्या है ना। अभी तक किसी को डाउट है कुछ, जो अभी मैंने कराए हैं अभी तक कुछ डाउट है तो बताओ। सर जी, वो समेशन एक्स आई को क्या हम यूएमवीयू ही बोल सकते हैं? समेशन एक्स आई किसका यूएमवीयू होगा, अब बताओ मुझे। क्या अनबायस्ड है यूएमवीयू में? आपको पता है एक वर्ड और आ रहा है, अनबायस्ड वर्ड आ रहा है, क्या वो अनबायस्ड है समेशन एक्स आई? वो अच्छा है ना, अनबायस्ड होना जरूरी है। इसमें एक वर्ड अनबायस्ड भी है, चेक करो आप, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अनबायस्ड होना जरूरी है, वो समेशन एक्स आई अनबायस्ड तो है नहीं। टी अपॉन एन, समेशन एक्स आई अपॉन एन ही अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड होना चाहिए, वो चीज़ है। अब मैं थोड़ा आता हूँ डेफिनेशन पे। सो नाउ आवर टॉपिक इज यूनिफॉर्मली मिनिमम, हालांकि नाम ही बता रहा है इसका डेफिनेशन, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर, अच्छा फॉर क्या, अभी इतना ही रखते हैं एस्टिमेटर तक, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं यू एम वी यू ई, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब नाम ही बता रहा है, यूनिफॉर्मली का मतलब है फॉर ऑल थीटा। यूनिफॉर्मली क्यों लिखा गया है? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, इसलिए यूनिफॉर्मली वर्ड यूज हुआ है। मिनिमम वेरिएंस, अब नाम ही बता रहा है मिनिमम वेरिएंस, कि ये जो एस्टिमेटर होगा इसका वेरिएंस मिनिमम होगा, इससे कम और कोई एस्टिमेटर तुम्हें मिलेगा ही नहीं जिसका वेरिएंस इससे कम हो जाए, ये कहना चाह रहा है। अनबायस्ड होना चाहिए, तो जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उन अनबायस्ड एस्टिमेटर के बीच, मान लो किसी थीटा के पास 1000 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो उस 1000 अनबायस्ड एस्टिमेटर में से जो सबसे कम वेरिएंस वाला एस्टिमेटर है उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। क्लियर है कि नहीं? मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, फिर और क्लियर होगा। मैं लिखता हूँ कि इन अ क्लास ऑफ या सेट ऑफ, बोलो क्लास ऑफ, वही क्लास मतलब एक सेट हो गया। सो इन अ क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ थीटा, ये मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बुक में हो सकता है उसके अपने वर्ड में लिखा हो, मतलब फीलिंग सेम है। सो इन अ क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ थीटा, एन एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर विथ लिस्ट वेरिएंस, क्या बोल रहा हूँ, लिस्ट वेरिएंस, जिसका भी वेरिएंस सबसे कम होगा, और ये यूनिक होगा, ऐसा दो अलग अलग एस्टिमेटर नहीं मिलेगा जिसका वेरिएंस इक्वल होगा, एक थ्योरम है कि ये यूनिक होगा। सो एन एस्टिमेटर विथ लिस्ट वेरिएंस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक।
An estimator with least variance is called uniformly minimum variance estimator for theta. तो ये हो गया डेफिनेशन मेरे शब्दों में, बुक में भी यही होगा। सो बुक में अगर डेफिनेशन देखें तो मतलब तो वहां भी यही होगा। सो अगर बुक के लैंग्वेज से कोई भी बुक उठा सकते हो आप, कैसेला बर्गर, वीके रोहतगी, उन सब में डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, लेकिन समझना मुश्किल है। वो कैसेला बर्गर की जो बुक है, रोहतगी की बुक है, वो बच्चों को आप पढ़ के समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, थ्योरेटिकल इनका अप्रोच है, तो थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है आपको। अगर आप बिगिनर हो तो दिक्कत होगी आपको कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो समझ नहीं आएगा। बट अगर बार बार पढ़ोगे, 10 बार, 20 बार, 5 बार, 10 बार, तो समझ आ सकता है, ठीक है ना। ओके, सो अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूँ तो ये क्या लिखता है, ये लिखता है, देख करता हूँ क्या इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखा है, कि u be the class of all unbiased estimator of t with of the parameter theta belongs to this with finite this and कह रहा है कि, अच्छा ये तो स्टेटमेंट बता रहा है, so u be the set of all unbiased estimator of t। तो देखो मैं बता देता हूँ, बुक के टर्म में जो डेफिनेशन, ये मैंने अपने लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए लिखा है कि ना क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड एस्टिमेटर विद लिस्ट वेरिएंस इज कॉल्ड यूएमवीयू। मैं बुक के लैंग्वेज लिखता हूँ, बुक में कैसे डिफाइन करता है, ठीक। सो बुक में इस तरह से डिफाइन किया गया है, मैं बुक का प्रॉपर लैंग्वेज लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो प्रॉपर लैंग्वेज बुक में ये है कि लेट, ऐसा बोला है कि यू बी द सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर, मैं भी क्लास लिखने का मतलब सेट ही था, यू बी द सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यू बी द सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, मान लो टी ऑफ थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ये बिग थीटा जो है पैरामीटर स्पेस है। सच दैट, अब ये रेस्ट्रिक्शन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर मस्ट बी फाइनाइट, मतलब टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन फाइनाइट होना चाहिए। देन अब क्या कह रहा है कि देन कोई एक एस्टिमेटर है या एन एस्टिमेटर टी नॉट, देखो टी एक सेट है, ठीक है ना, सेट में क्या है, सारे, सॉरी यू एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे टी एस्टिमेटर्स हैं, वो सब क्या है, अनबायस्ड है। तो अनबायस्ड का मतलब आपको पता है ना, आप सबको, कोई बताओ मुझे, टी अनबायस्ड होने का क्या मतलब है। So E of t is equal to theta. हाँ, ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। तो यू में बहुत सारे एस्टिमेटर है, लाखों करोड़ों, इन्फाइनाइट भी हो सकता है, जो अनबायस्ड है, ठीक। उनमें से एक एस्टिमेटर चूज किया टी नॉट मैंने, तो एन एस्टिमेटर टी नॉट, ठीक, जो कि बिलोंग करेगा उसी सेट यू में, इज कॉल्ड यू एम भी यू ई ऑफ थीटा, ठीक। सो इज कॉल्ड यू एम भी यू ऑफ थीटा इफ, तो हालांकि ये डेफिनेशन है तो इफ एंड ओनली इफ होगा। ये बुक लिखता है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी नॉट माइनस थीटा होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब थीटा अगर वो कर रहे हैं, कोई नहीं इसको हटा दो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी नॉट माइनस थीटा और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा होल स्क्वायर, ठीक। सो मैं पूछना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं रिड्यूस करके क्या लिख सकता हूँ, हाँ। सो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू यू, तो इसको रीनेम करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट इज दिस, मीन स्क्वायर है
हाँ, लेकिन आपको पता है अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड अगर एस्टिमेटर हो टी नॉट तो लिस्ट स्क्वायर एरर क्या बन जाता है? वेरिएंस। ठीक है ना, मतलब मैं कहना ही चाह रहा था, देखो मैं चलो थोड़ा रिपीट करता हूँ जो कहना चाह रहा हूँ। आपको पता है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी नॉट माइनस ई ऑफ टी नॉट, क्योंकि मैंने बता रखा आपको कि ये क्या है, टी नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। सेम यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस ई ऑफ टी, ये मैं बता रखा हूँ आपको, टी और टी नॉट, टी तो बहुत सा कुछ भी हो सकता है यू में से, और टी नॉट एक स्पेशल टाइप का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो दैट इज एंड फाइनली दैट इज, तो अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लेफ्ट साइड वाले को क्या लिखूँ इसको? वेरिएंस ऑफ टी नॉट। यस, तो दिस इज वेरिएंस ऑफ टी नॉट लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी, चाहे टी कोई भी यू में से हो, और थीटा इज बिलोंग्स टू, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो यू क्लास में इन्फिनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है, उसमें से वो एक एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस सबसे कम है उसको बोलेंगे यू एम भी यू ई। इज इट फाइन? तो यही चीज़ जो यहाँ मैथमेटिकली लिखा गया, यही चीज़ मैंने वर्ड में यहाँ लिखने की कोशिश की है कि जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा वो यू एम बी यू ई है। ठीक है, हाँ ना बोलो भाई। यस सर। हाँ जी सर, जी सर। ठीक है ना, डेफिनेशन ओके है। अब रिजल्ट ये होता है कि एक थ्योरम ये है कि यू एम बी यू हमेशा यूनिक होगा। सो यू एम भी यू ई इज ऑलवेज यूनिक। ऐसा दो डिफरेंट एस्टिमेटर नहीं मिलेगा तुम्हें जिसका वेरिएंस इक्वल आ जाए, ये दोनों यू एम भी यू है, ये हमेशा यूनिक होगा, तो एक ही होगा, यू एम भी यू ई इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, सो यू एम भी यू ई इज ऑलवेज यूनिक। ओके, चलो जैसे एग्जांपल लेता हूँ एक दो मैं तुम्हें अभी। एक एग्जांपल देखो, जैसे अभी क्वेश्चन में जो कंटिन्यू कर रहा था, सो x1 x2 xn जो मैं कंटिन्यू कर रहा था, ये एग्जांपल कि ये बर्नौली थीटा है, बर्नौली थीटा वाला। तो मैंने तुम्हें एक T1 दिखाया समेसन एक्स आई, ये इसको टी नॉट ही बोल देते हैं, हालांकि टी नॉट मैंने बोला है, मैं प्रूव कर ही चुका हूँ ये टी नॉट नहीं, टी नॉट समेसन एक्स आई को नहीं लेते, किसको लेना चाहिए, एक्स बार को, है ना, जो कि था समेसन एक्स आई अपॉन एन, ये अनबायस्ड है ना, अनबायस्ड लेना चाह रहा हूँ मैं। T1 लेता हूँ जस्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मुझे बताओ, पहले तो चेक करो क्या टी नॉट और T1 दोनों अनबायस्ड है। मैं T2 ले लेता हूँ जस्ट x1 को। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि ये जो तीनों एस्टिमेटर अनबायस्ड है कि नहीं है थीटा के लिए, हाँ या ना? हाँ, सबका मीन निकाल के देख लो, आपको दिख जाएगा सब अनबायस्ड है, तीनों Unbiased अनबायस्ड है। एस्टिमेटर है। हाँ, तीनों का मीन निकाल के देखो, आपको थीटा ही आएगा। अब तीनों का वेरिएंस निकालो जरा, वेरिएंस ऑफ टी नॉट बताओ, वेरिएंस ऑफ T1 बताओ, वेरिएंस ऑफ, मैं डेफिनेशन को जस्ट वेरीफाई करके दिखाना चाहता हूँ आपको, टी नॉट T1 T2, ठीक, ये बताओ। बोलो टी नॉट का वेरिएंस कितना आएगा? थीटा वन माइनस थीटा बाई एन। तो यहाँ तो आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सिग्मा स्क्वायर क्या है, एन पी क्यू, एन थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन एन, तो ये आ गया थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। और थीटा के बारे में पता ही आपको, थीटा कैन बी बिटवीन 0 एंड 1। T1 का क्या आएगा वेरिएंस? एन की जगह पे 2। हाँ, एन की जगह पे 2, यस, तो आ गया थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, तो ये भी वही सेम ही आ गया फिर तो।
Yes, sir. By 2. थीटा बाई Sir, 2 बाई 2 एक मिनट, यहाँ से 1/4 एंड sir ऊपर n स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में तुम चेक करो कितना आया, मैं तो पूछ रहा हूँ कितना आया तुम लोगों का। सर T0 का थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, T1 का थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा ओके, T1 का क्या होगा? सर मेरा टी नॉट का थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन एन आ रहा है। सर अपॉन में n भी आएगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यस यस यस, एक्चुअली गलती क्या हुआ है, मैं टी को एज अ, हम लोग क्या सोच रहे हैं, बाइनोमियल सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ईच एक्साइज आर बर्नौली, तो बर्नौली लाइक बाइनोमियल 1 कॉमा एन, एक्चुअली 1 कॉमा थीटा, ठीक है आपने जो कहा सही। सो बाइनोमियल 1 कॉमा थीटा है, तो मैं जब टी नॉट निकाल रहा हूँ तो ईच एक्साई का वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है ना, तो इसका होगा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई एन, यस, इसका होगा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई 2, इसका होगा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई 1। देखो बताओ, यस तो सर। यहाँ पे मैं n को, ये जो n लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे डिफरेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, n को मैं 2 रख दूंगा तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा, n को अगर मैं 1 रख दूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मुझे तीनों को डिफरेंट रखना है, तो इसमें मैं बोल देता हूँ n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है, ठीक। पहले वाले में जो टी नॉट में मैंने क्या n लिया, n 3 या 3 से ज़्यादा है, क्योंकि n को मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो इक्वल हो जाएगा, तो मुझे डिफरेंट रखना है, तो n, चूंकि ये क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ तो इसलिए, सो n मोर देन इक्वल टू 3 लेते हैं पहले वाले केस में। अब बताओ, आपको कंपेयर करना है तीनों को, तो यहाँ आ गया 1। अब आपको तीनों कंपेयर करना है, किसका वेरिएंस, यहाँ n जो है 3 या 3 से ज़्यादा है, तो आपको कंपेयर करना है किसका वेरिएंस सबसे कम है, पहले वाले का। ठीक है ना। तो बस मैं एग्जांपल एक देना चाह रहा था, n यहाँ पे मैंने n को लिया है 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से मोर, ताकि आपको बता सकूँ, तो ये तीनों अनबायस्ड था, तो आप सिंपली चेक कर सकते हो, वेरिएंस ऑफ टी नॉट जो है सबसे कम होगा देन वेरिएंस ऑफ T1 एंड देन वेरिएंस ऑफ T2, ठीक। तो इसका मतलब मैं बस एग्जांपल एक देना चाह रहा था कि 3 एस्टिमेटर बनाए, अगर मैं 1000 अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाऊंगा तब भी उस केस में जो ये होगा, मतलब चूंकि डिफरेंट रखना पड़ेगा, अगर आप जैसे n को 2 रखूंगा तो वो ये और ये इक्वल हो गया, तो मैंने कहा यूनिक होता है, तो यूनिक कहने मतलब कि डिफरेंट एस्टिमेटर्स होंगे, उनमें से एक ही ऐसा होगा डिफरेंट में से जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि टी नॉट इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ये मतलब है। तो इज इट क्लियर, जैसे कि एग्जांपल था, मतलब क्योंकि यहाँ n 3 या 3 से ज़्यादा कुछ भी रख सकते हो, अब चाहो तो n को 5 रख के देख लो, n को फिक्स कर लो 5, सो यू विल फाइंड ओके। सो ये जो एस्टिमेटेड टी नॉट बनाया गया है x1 प्लस x2 x5 अपॉन 5 है, इस तरीके से, तो उसका वेरिएंस मिनिमम रहेगा। तो आप बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर जनरेट कर सकते हो, लेकिन उनमें जिसका सबसे कम वेरिएंस होगा दैट इज द UMUE, फाइन। ओके जी, देखो कुछ डाउट है बताओ। सो क्लियर है, हाँ ना बोलो भाई, इट इज फाइन। यस सर। ओके चलो, यस। तो आगे अब थोड़ा सा आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको देता हूँ। यूएमबी का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, और डेफिनेशन से अब ये थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा आपका, देख लो ये जो लेमन सेफी थ्योरम मैंने पहले लिख दिया था, आ गया पीछे से आ गया, हाँ अभी बार पढ़ लो इसको ठीक से। तो ये थ्योरम हेल्प करेगा आपको UMVUE फाइंड करने में।
सर इस पे बेस्ड थ्योरम्स है सर, गुप्ता वाली बुक में हाँ हाँ, क्या है? एफिशिएंसीज के ऊपर। ओके, अच्छा, एफिशिएंसीज के ऊपर थ्योरम है। हाँ, क्या है, कुछ बताइए। सर if T1 is an MVU estimator of gamma theta and T2 is other unbiased estimator of gamma theta with efficiencies E is equal to E theta, then correlation coefficient between T1 and T2 is given by rho is equal to root of E, that is rho theta is equal to under root of E theta जी, for all theta belongs to parameter space. हाँ, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप उसको थ्योरम बना दिया। अब उसको वेरीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो प्रूफ करके देख लो, क्योंकि वैसे इफिशियंसी पे जो क्वेश्चन है सिर्फ, हालांकि इफिशियंसी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। इफिशियंसी मैंने सिर्फ ये बताया था कि दो एस्टिमेटर है, कौन सा ज़्यादा इफिशियंट होगा, तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज़्यादा इफिशियंट होगा, इतना ही Yes काफ़ी sir. है। अब बाकी ये जो क्वेश्चन है जिसको उसने थ्योरम बना रखा है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, Okay sir. है ना। आप ट्राई करके देखो, डाउट है तो आप पूछो नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं, पहले आप ट्राई करना, जो भी थ्योरम कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ पहले खुद से ट्राई करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, गुप्ता कपूर से या प्रसन्ना साहू से या विकर वैदगी से या कैसेला बर्गर से, या और भी बहुत सारी बुक है, मूड ग्रेविल एंड दास गुप्ता, ये सब है ना। सो गुणगो दास गुप्ता है ना, राइस वाली बुक, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे तो कोई भी एक बुक आप कर रहे हो उसमें थ्योरम्स पढ़ो, एग्जाम डेफिनेशंस पढ़ो, एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज करो एंड क्वेश्चंस पूछो। डिपेंड ये भी करता है, गुप्ता कपूर बुक बहुत एक जीरो से एडवांस लेवल तक की बुक है, तो आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम के लेवल का है वो, ये भी एक बार देखना पड़ेगा आपको। तो उस कैसे पता चलेगा, तो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस देख के पता चलेगा, क्योंकि गुप्ता कपूर बुक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है, वो उसका लेवल, जो बच्चा आईएएस तैयारी कर रहा है वो भी कर रहा है, जो बच्चा आईएसआई तैयारी कर रहा है वो भी कर रहा है, वही बुक इस तरीके से है गुप्ता कपूर में। लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके देख लो, जो भी आप थ्योरम या एग्जाम्पल कह रहे हो आप एक बार सॉल्व करके देख लो, और उसमें अगर नहीं होता है तो फिर मुझे आप भेजो, फिर मैं करूँगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट के लिए मैं हमेशा वेलकम हूँ, क्योंकि डाउट से क्या मुझे भी सीखने को मिलता है। आप डाउट पूछोगे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा और आपको भी, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करके आओ। तो लिखिए एक दो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है कि, ये मैं पहले भी लिखा था, अभी पहले भी एक क्लास में लिख चुका हूँ क्वेश्चन, देखता हूँ कितने लोग अभी कर पाएंगे, हालांकि इजी ही है। तो क्वेश्चन ये है कि लेट T1 and T2 be two unbiased estimator, two unbiased estimator of theta, ये आपके क्लास में ही कराया हूँ मैं, such that, ये क्या करा, इसका लीनियर एस्टिमेटर फाइंड करा, इसको बोलते हैं बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, जो कि सिलेबस में हालांकि नहीं है आपके, ब्लू एक वर्ड आता है ना, सो वो इसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं बिना वर्ड यूज़ किए। सो वेरिएंस ऑफ T1 है 1, वेरिएंस ऑफ T2 है आपके पास 2, कोवेरिएंस बिटवीन T1 एंड T2, कुछ लोगों को याद आ गया होगा, पहले मैं एक बार लिखा था बोर्ड पे और आपने सॉल्व भी किया था दिस। तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, ये मैं पूछ रखा हूँ पहले, ए एंड बी सच दैट ए T1 प्लस बी T2 हैज़, दिस हैज़, पहले तो ये है दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर with, so unbiased estimator with least variance among all unbiased estimators, among all unbiased estimators of theta, ये है, ट्राई करो। पहले आप लोग ट्राई करो, ए बी की वैल्यू बताओ।
लिस्ट वेरिएंस या मिनिमम वेरिएंस, जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेट उसमें मिनिमम वेरिएंस इसका है। इसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। A 3/4 B 1/4। अच्छा, सो ए कितना आया 3/4 हाँ, और बी की वैल्यू 1/4। 1/4। ओके, ओके, तो ए 3/4 और बी 1/4। मैं सॉल्व करूं या बाकी लोग हो गया? हो हो गया गया सर। सर। हो गया ना, पहले भी कर रखे हम लोग ये क्वेश्चन। हो गया सर। ओके, कोई चाहता है मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? सर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पहले तो फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि वेरिएंस ऑफ, मैं जैसे पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 प्लस x2। तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, ये एक आइडेंटिटी है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं। अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। तो हमें दे रखा, हमें पूछ रहा है कि जो ये आपके पास है a t1 प्लस b t2, ठीक है। सो a टाइम t1 प्लस b टाइम t2, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ये थीटा के ही इक्वल है। एक तो ये दे रखा है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, सो a t1 प्लस b t2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। तो यहाँ से आएगा a टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 प्लस b टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ t2, ये है आपका थीटा। तो a टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 क्या होगा? सो यहाँ से जब एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 निकालोगे, सो दैट विल बी, कितना दे रखा है, अच्छा सॉरी, तो थीटा ही है ना, क्योंकि तो अनबायस्ड बोल रखा है, देखो दे रखा है ना।
फर्स्ट लाइन है T1 T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो यहाँ से थीटा प्लस बी टाइम थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1, मतलब आप b को रख सकते हो 1 माइनस ए, तो ये तो अनबायस्ड यूज़ किया। अब आप वेरिएंस यूज़ करो, सो वेरिएंस ऑफ a टाइम T1 प्लस b टाइम T2, तो ये हो जाएगा a टाइम वेरिएंस ऑफ T1 a स्क्वायर टाइम b टाइम वेरिएंस ऑफ T2 प्लस 2ab, ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ T1 कॉमा T2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास वेरिएंस ऑफ T1 कितना है 1, ठीक है, तो ये आ गया a स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ T2 कितना है 2, कितना आ गया 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab और हाफ है ये, तो लाइक सीधा आ गया ab, तो अभी हो गया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, ये मिनिमम है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। तो ये भी 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मान लो अभी gab बोल देते हैं, लेकिन इसको सिर्फ हम एक वेरिएबल में ला सकते हैं। सो चूँकि मुझे पता है कि a प्लस बी कितना है 1 है, तो a प्लस बी 1 है, तो a स्क्वायर और 2 टाइम 1 माइनस ए का होल स्क्वायर a टाइम 1 माइनस ए, इस तरीके से हो गया। सो g ऑफ a हो गया a स्क्वायर एंड प्लस, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 टाइम खोलोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस ए स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा g ऑफ a आपका a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस ए स्क्वायर, सो g ऑफ a हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक a स्क्वायर तो काट दो, तो हो गया तुम्हारे पास 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 3a, ठीक है, एंड प्लस में 2, सो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ठीक है ना। तो अब g डैश a निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 4a माइनस 3, ठीक है, और इसको 0 पुट कर दो, क्योंकि मैक्सिमा के लिए सॉरी मिनिमा के लिए क्या करते हो आप डेरिवेटिव 0 पुट कर दो, तो 3/4 आ गया। और g डबल डैश a निकाल लो, तो डबल डैश निकालोगे 4 पॉजिटिव है, तो डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव है तो मुझे क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, और बताओ आप लोग जानते हो ना कैलकुलस, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से क्या मिलता है मुझे, मिनिमा। तो मिनिमा। हमें मिनिमा मिलेगा, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे मिनिमा मिलेगा। और जब a 3/4 है तो b क्या होगा, a प्लस बी 1 था ना, यहाँ से a प्लस बी 1 है, तो b 1 माइनस ए है, तो ये हो गया आपके पास 1/4, ठीक है। सो a 3/4 और b 1/4, इस तरीके से हो गया। सो ठीक है, a है 3/4 और b है 1/4, सो ये आंसर है आपके पास, a 3/4 और b 1/4, ठीक है। देखो अगर डाउट है तो बताओ। तो क्या किया मैंने, एक फंक्शन आया, इसको मिनिमाइज करना था, किस कंडीशन पे, गिवन था कि a प्लस बी 1 है, उस कंडीशन, तो b को हमने 1 माइनस ए रख दिया। तो पहले हमने दिया था कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो हमने इसका मीन निकाल कर 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया। और दूसरा वेरिएंस, तो वेरिएंस से ये हो गया, और फिर हमारे पास ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें डाउट है बताओ। ये क्वेश्चन था कि लाइक a T1 प्लस b T2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, और तो इससे ये आंसर आ गया a 3/4 b 1/4। अभी कोई डाउट है तो बताओ इसमें। सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे मान लो अब मैं अगर जैसे लेमन सेफी थ्योरम निकाल ही रहे थे, सो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि मान लो इसका 5वां क्वेश्चन नाम देते हैं। सो आपके पास क्या है कि लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, मान लो xn है, ठीक है। सो x1 x2 x3 अप टू xn b, सो दिस बी a random sample from Poisson
थीटा, ठीक है, कहाँ से, पॉइजन थीटा से। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि पहले तो फाइंड करो, फाइंड यू एम वी यू ई ऑफ थीटा एंड थीटा स्क्वायर आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पहले ये बताओ, मतलब ऑप्शन भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का भी लिख देते हैं, आप मुझे आंसर बताओ इसका, ट्राई करो। अभी मैं, चूंकि मैं एक ही थ्योरम कराया, यूएम वी निकालने के कई सारे तरीके हैं, तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ यूजिंग लेहमैन-सेफी थ्योरम। यूएम वी निकालने के बहुत सारे 4 तरीके मुझे आते हैं। एक लेहमैन-सेफी थ्योरम है, राव ब्लैकवेल है, और एक क्रैमर राव लोअर बाउंड है, और एक और थ्योरम है वो कोवेरिएंस जीरो वाला। सो यूजिंग लेहमैन-सेफी थ्योरम, इस तरीके से, तो आप इससे ट्राई करो। और फर्स्ट में आएगा समीशन एक्स आई बाई एन, ओके, सेकेंड में आएगा समीशन एक्स आई इंटू समीशन एक्स आई माइनस वन बाई एन स्क्वायर। हाँ, तो आप लोग जानते हैं, सिंपली आप क्या करोगे पहले, सो इसमें आप इसका पीएमएफ लिखो, ठीक है ना। सो आप क्या करो, इसका पीएमएफ लिखो, सो यू राइट द पीएमएफ प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको मैं सिंपली पी एक्स लिख देता हूँ मान लो। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, तो लैम्डा की जगह मैंने थीटा लिया हुआ है, तो ई की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहाँ एक्स की वैल्यू होगी 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। सो बस यहाँ पैरामीटर से फ्री होना चाहिए सपोर्ट। तो यहाँ से आप क्या करो, जो पी एक्स है उसको लिखो, एक्सपोनेंशियल लॉग ले लो, सो माइनस थीटा प्लस एक्स लॉग थीटा माइनस लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल, ठीक। सो इस तरीके से आ जाएगा। देखो फिर से, ये सिर्फ थीटा का टर्म है, ये सिर्फ एक्स का टर्म है, तो हमें इंटरेस्ट कहाँ है, जहाँ प्रोडक्ट है। सो यहाँ से टी आ जाएगा, आपको बताया था मैंने, समेसन जो एच एक्स है, ठीक है, तो एच एक्स एक्स ही है, तो समेसन एच एक्स है, याद है ना आपको। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो एच एक्स मैंने लिखाया था वो यहाँ जस्ट एक्स है, तो टी जो हमारा होगा समेसन एच एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। कुछ पूछना है क्या किसी को, ठीक है ना। हाँ शिवानी, यू रेज हैंड, कुछ पूछना है। सो सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर जैसे अभी हम यू एम वी यू ई निकाल रहे हैं, यस तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, क्रैमर राव इनइक्वालिटी से। यस, तो उस अभी जैसे अब तो हमारा क्वेश्चन जैसे आएगा, उसमें अगर लिखा आ रहा है, जैसे आपने लिखा है यूजिंग लेमन-शेफर थ्योरम, तो एग्जाम में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा, तो हम उससे भी कर सकते हैं। या अगर एग्जैक्टली हम दोनों से भी करेंगे तो सेम नहीं आएगा आंसर? सेम ही आएगा, आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर यूनिक होता है, सेम ही आएगा। 4 तरीके हैं, चारों तरीके से करोगे तो सेम ही आएगा। तो जैसे अगर हमें ये वाला नहीं याद रहता और हमें क्रैमर राव सही लगता है, उससे निकाल लें, तो आंसर दोनों सेम है ना, यू एम यस यस यस, वी यू? हम्म। ठीक, ओके सर, ये मैं थैंक यू। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा, ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी यही पढ़ाए हैं बस। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा आएगा, एग्जाम में आपको यूएमई चाहिए, एमसीक्यू एग्जाम है, ऑप्शंस होंगे, तो वो उसको ये नहीं जानना आपने कैसे किया है ना, आपने तुक्के से भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस सही आंसर चाहिए, ओके सर, है मतलब ना। मुझे थोड़ा क्रैमर राव बेटर लगता है, मैंने उसी वजह से किया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये है क्रैमर और लोअर बाउंड जो है ना, हमेशा सही आंसर नहीं, मतलब हमेशा यूएमवीयू नहीं देगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों है कि अगर कोई क्रैमर और लोअर बाउंड को सेटिस्फाई करता है तो यूएमवीयू होगा, अगर यूएमवीयू है तो कोई ज़रूरी नहीं क्रैमर और लोअर बाउंड को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको करके क्वेश्चन, तो वो हमेशा वैलिड, मतलब हमेशा आंसर नहीं दे सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, क्रैमर और लोअर बाउंड बताता है कि मिनिमम वेरिएंस क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर हो ही ना जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल हो। जितने अनबायस्ड एस्टिमेटर है सबका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड से ज़्यादा ही है, तो उस केस में भी यूएमवी एग्जिस्ट करेगा। अगर क्रैमर और लोअर बाउंड होल्ड नहीं करता है तो ऐसा नहीं बोलेंगे यूएमवी है नहीं, यूएमवी तब भी एग्जिस्ट करेगा। वो फिर ढूंढना पड़ेगा आपको कि ऐसा एस्टिमेटर कौन सा है जिसका मिनिमम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि होता क्या है। जैसे क्रैमर और लोअर बाउंड, मान लो चलो एग्जांपल के तौर पे आपका 5 आया, नंबर समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं, तो क्रैमर और लोअर बाउंड 5 आया, और जो भी एस्टिमेटर्स हैं अनबायस्ड, उसका वेरिएंस किसी का है 6, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9 डॉट 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 कुछ भी है,
तो क्रैमर और लोअर क्या कहता है कि वैसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस आपके पास CRLB के इक्वल आ जाए तो वो UMV हो जाएगा। ये सिर्फ वन वे है, UMVUE हो जाएगा। अब यहाँ तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसका वेरिएंस 5 है, जैसे मैंने कहा कि मैं समझाने बोल रहा हूँ कि जितने अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस 5 से ज़्यादा ही है, तो ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं जिसका 5 के इक्वल आएगा, ऐसा कोई नहीं होगा। ये मतलब जिसका वेरिएंस 5 के इक्वल ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर में 5 आया तो 5 के इक्वल होगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस केस में आप क्या करोगे, मतलब वेरिएंस जो है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसको ऊपर ही है जो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और क्रैमर और लोअर वन आपने अलग से निकाला वो 5 आया। सो हाउ विल यू फाइंड द UMVUE इन दैट केस? तो ऐसा नहीं कि एडजस्ट नहीं करेगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा एस्टिमेटर है। 5 तो किसी का भी वेरिएंस नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मुझे अब ढूंढना ऐसा कौन सा है जिसका मिनिमम वेरिएंस है। तो UMV देखना है कि वैसा कौन सा एस्टिमेटर है अनबायस्ड जिसका मिनिमम वेरिएंस, तो उस केस में क्रैमर लोअर हेल्प नहीं करेगा। बट आपका अप्रोच ठीक है, आप इस क्वेश्चन में लगाओगे सही आंसर आएगा, ज़्यादातर केस में सही आंसर आएगा, बट ये हमेशा अप्रोच मे नॉट बी वैलिड, ठीक है ना, ऑलवेज। तो आपको और भी मेथड्स जानने चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा, लेमन सेपी हो गया, राव ब्लैकवेल थ्योरम है वो भी आंसर देगा। लेमन सेपी बता ही दिया मैंने, राव ब्लैकवेल थ्योरम बताऊंगा, क्रैमर और लोअर बताऊंगा, एक और थ्योरम है लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, कोवेरियंस वाले। सो आपका इससे आपके मेथड का भी आंसर यही आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक यू। जी, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास समेशन एक्साई जो है दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ओके यहाँ तक। सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर है। अब क्या करना है आपको, आपको जैसे मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। तो बताओ एक्सपेक्टेशन टी का कितना आएगा, टी समेशन एक्साई है, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी? बोलो ठीक है, क्या होगा, पॉइजन थीटा है ना, n theta. तो ये हो गया आपका एन थीटा। तो यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ टी अपॉन एन इज थीटा। तो सिंपली बाई लेमन सेफी थ्योरम ये फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है जो कि अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन है जो अनबायस्ड है तो उसको UMVU बोलेंगे। तो टी अपॉन एन इज UMVUE। तो ये जो मेथड है वो क्रैमर और लोअर वाला से इजियर मेथड है, कम टाइम लगेगा इसमें। टी बाई एन UMVUE ऑफ थीटा। अगेन अगर आप फाइंड करो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू टी माइनस वन, जैसे मैं पहले फाइंड कर रहा था, देखो तो यहाँ निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालो, टी स्क्वायर क्या आता है, कितना होगा, वेरिएंस, वेरिएंस थीटा ही होता है, वेरिएंस प्लस मीन, मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, एक्सप्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा ये थीटा। एक मिनट सॉरी, टी मैं फिर से So वो n theta होगा. एक मिनट मैं वो समझ रहा हूँ फिर से, टी हमारा समेशन एक्स आई नॉट एक्स बार, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। टी ध्यान रखना क्या है एक्चुअली, है ना, मैं भी भूल जाता हूँ टी क्या है, टी हमारा समेशन एक्स आई है नॉट एक्स, तो समेशन एक्स आई माइनस ई ऑफ टी। सो वेरिएंस ऑफ टी यहाँ पे क्या होगा, समेशन एक्स आई का वेरिएंस कितना होगा, चूंकि सब आई डी है, सो एन थीटा। बताओ भाई, हाँ सर. हाँ सेम होगा सर क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वेरिएंस और मीन सेम एन होगा। स्क्वायर थीटा स्क्वायर, पहले मैं एक्स समझ लिया था इसलिए, और माइनस यहाँ क्या हो गया एन थीटा, ठीक है ना। तो एन थीटा थीटा कट गया तो ये आ गया एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन टी इंटू टी माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है। सो टी इंटू टी माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, ये कितना आ गया, सॉरी नॉट थीटा स्क्वायर, एन स्क्वायर, क्योंकि मुझे थीटा राइट में चाहिए। सो अपॉन एन स्क्वायर, तो कितना आ गया, थीटा स्क्वायर, यही ना। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि ओके, सो टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर इज UMVUE ऑफ थीटा स्क्वायर, ओके। इस तरह से क्रैमर और लोअर बाउंड तब हेल्प करता है जब आपको एस्टिमेटर पहले से पता हो। आपको पता है ना क्या करना होता है, हमें उस एस्टिमेटर का वेरिएंस निकालना होता है और उससे कंपेयर करना होता है।
तो क्रैमर एल्गोरिथम तब हेल्प करेगा जब आपको एस्टिमेटर पता हो, चेक करना हो। तो एग्जाम में चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा किसका वेरिएंस क्रैमर एल्गोरिथम से मैच कर रहा है। तो वो भी तरीका ठीक है, मतलब आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और यू एम यू ई के 11 सफ़ी वाले पे, फिर बाकी जो रह गया जैसे सिलेबस जो है ना हमारा, तो सिलेबस क्या है, जैसे अगर बात करें तो हम लोग अभी डिस्कस किया हमने कंप्लीटनेस क्या होता है, राव ब्लैकवेल अभी डिस्कस नहीं किया, लेमन सेफी डिस्कस किया मैंने, यू एम यू ई का डेफिनेशन डिस्कस किया है। तो अभी रह गया राव ब्लैकवेल एंड क्रैमर राव इनइक्वालिटी, ये दोनों मेथड, ये सब यू एम यू फाइंड करने के मेथड्स हैं। तो यहाँ पे तो यही है, तो ये दोनों मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है ना। सो तो ये क्लियर है सबको? सही से रिवर्स जा सकते हैं सर? रिवर्स मतलब? सर जैसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि t/t-1/n² किसका यूएमवी है? हाँ, तो थीटा स्क्वायर का है, नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं। देखो नॉर्मल में ट्राई करो, मान लो नॉर्मल है क्वेश्चन नेक्स्ट कि लेट x1 x2 अप टू xn बी, ठीक है ना, दिस बी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक है। तो ठीक है ना, बी और रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तो आपको वही पूछ रहा हूँ, फाइंड यू एम भी यू ई ऑफ थीटा। अब ट्राई करके बताओ क्या आएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अभी 1 2 ही कर देता हूँ कि लेट x1 x2 xn बी और रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 कॉमा लेट्स से सिग्मा स्क्वायर। सो फाइंड यू एम भी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये ट्राई करो। एंड तीसरा क्वेश्चन है लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम, तो देखो यहाँ पे म्यू अननोन है, थीटा अननोन है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अननोन है, ठीक है ना, फ्रॉम नॉर्मल म्यू एन सिग्मा स्क्वायर, ठीक। सो आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड यू, अब दोनों अननोन है यहाँ पे, ये लिखने का मतलब ये यू एम भी यू ई ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकालना है आपको। सर जो फर्स्ट वाला है ना, हाँ, उसका उसका आंसर होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, नहीं मतलब नहीं, 1 प्लस। आपको एस्टिमेटर बताने हैं, व्हाट इज द यू एम भी यू ई, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यू एम भी ऑफ थीटा, वो एस्टिमेटर कौन सा है,
ओके ट्राई कीजिए, कोई नहीं, लेमन शेफिंग। सिक्स ठीक है ठीक So first question x bar आएगा, फर्स्ट में एक्स बार। x bar ओके, मैं एक्स थीटा कैप लिख देता हूँ यूएमबी के लिए। हाँ, एक्स बार। ओके,
हेलो, यस, जी बताइए, जी बताइए। जी गेट स्टैटिस्टिक्स पर आते हैं, यस। जी हाँ, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा 6 to 8 क्लास है अभी, 8 to 9 भी क्लास है, 9 बजे के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। हम्म, हो रहा है आप लोग का सॉल्व या मैं करूँ, या होमवर्क दे दूँ अगले क्लास के लिए? सर करवा दो। करवा दूँ, चलो देखो। तो पहला क्वेश्चन तो कर ही लिया आपने, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इससे ही। थर्ड से स्टार्ट करते हैं सीधा, सेकंड फर्स्ट पे आ जाएंगे। सो हालांकि कल हमने वो फाइंड किया था, देखो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन 3 है उसमें आप अगर फाइंड करोगे, चलो पीडीएफ लिख लेते हैं सीधा सीधा। सो एफ एक्स ऑफ एक्स जो होता है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -12x-म्यू/सिग्मा होल स्क्वायर। सो ये हो गया 1/√2 पाई सिग्मा, ठीक है। सो ई की पावर -12, इसको ओपन कर लो। तो ऐसा करो कि लाइक 1/2 सिग्मा स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक, -2 म्यू एक्स, इस तरीके से हो गया। सो इसको अगर आप ब्रेक करो फिर से, अच्छा मैंने कैसे कहा था कि इसको एक्सपोनेंशियल में कर लेते हैं ना, ई एक्स पी लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा -(log√2 पाई सिग्मा), ठीक, फिर आ जाएगा लॉग ले रहे हैं हम, ठीक है ना। सो एक्सपोनेंशियल हम इस पूरे पे लॉग लगा रहे हैं, आप अलग से आप कैलकुलेशन खुद से करके देखो नोटबुक पे। सो लॉग ऑफ दिस, फिर लॉग ऑफ दिस, ठीक है ना, इस तरह से। सो लॉग ऑफ दिस करेंगे, ई खत्म, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर -μ²/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस μx/सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली दो पैरामीटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, और दो आपको दिखेंगे कि ये टर्म है जहाँ एक्स और पैरामीटर दोनों है, ये टर्म है जहाँ एक्स और पैरामीटर दोनों है। तो हमने सफिशिएंसी डिस्कस किया था ना लाइक्लीहुड फंक्शन से, तो उस तरीके से ही आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे दो फंक्शन मिल गया है ना, यहाँ कुछ ऐसा हो गया, देखो ई एक्स पी कि जैसे मैं लिख रहा था मैं ए एक्स बी थीटा, तो थीटा यहाँ तो नहीं होगा, म्यू सिग्मा स्क्वायर का फंक्शन होगा, लगा लो। और एक होगा जहाँ पे मान लो एच एक्स, तो यहाँ दो है, h1x इंटू लेट से डी ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर होगा, या प्लस h2 ऑफ x इंटू डी ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास जो h है, h को देखो ध्यान से, तो h1x क्या लेना चाहोगे आप, व्हाट इज योर h1x? half स्क्वायर। minus half. अरे क्या कर रहे हो, इस फंक्शन ऑफ x, तो यू कैन टेक x और h2x को x स्क्वायर ले लो, तो उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा हूँ कि x1 जस्ट फंक्शन ऑफ x यू सी, जहाँ पे पैरामीटर के साथ प्रोडक्ट है, एक ये है और एक ये है, तो मैं x पर x ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो समेसन xi है और समेसन xi स्क्वायर है, दिस इज ये जो होगा जॉइंटली सफिशियंट एंड कंप्लीट होगा, सफिशियंट एंड कंप्लीट होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ये जो है समेसन एक्स आई एंड समेसन एक्स आई स्क्वायर, इन दोनों के हेल्प से आप ये भी दिखा सकते हो कि एक्स स्क्वायर और एक्स बार और एस स्क्वायर, सो इन्हीं दोनों के हेल्प से आप ये भी कर सकते हो, एक्स बार एंड एस स्क्वायर, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशियंट,
ठीक है, ये मैंने लास्ट में दिखाया था, कंप्लीट एंड सफिशिएंट दिखाया था ना, सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट होगा। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से ये दोनों कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। अब यहाँ से आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर पता है ना सबको, एस स्क्वायर होता है 1/n-1, ठीक है ना। तो वेयर यू ऑलरेडी नो एक्स बार का मतलब है 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और एस स्क्वायर हो जाएगा 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से। तो अब आप बताओ यहाँ पे एक्स बार का मीन कितना आएगा, ना टाइम लेते म्यू हो यार, थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। एस स्क्वायर का कितना आता है मीन, n/n-1 सिग्मा स्क्वायर। नहीं तुम्हें याद नहीं है, एस स्क्वायर का मीन आपने नहीं कहा क्या, ये सिग्मा स्क्वायर ही आएगा। इसका अगर मीन फाइंड करोगे सिग्मा स्क्वायर आएगा, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, ठीक है ना। दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर मैं एन रखता हूँ तो अनबायस्ड नहीं होगा वो एम एल ही आएगा, एम एल इज नॉट अनबायस्ड। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर भी आई थिंक नहीं आएगा ये, इस तरह से चेक करना पड़ेगा। हाँ, सो ई ऑफ एस स्क्वायर निकालोगे, अरे बताया था ना एक थ्योरम, तुमने रिकॉर्डिंग वीडियोस देखे हैं, n-1 एक्स n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, chi square and minus n. chi square distribution. जी n-1, दोनों तरफ मीन लगाओ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ई ऑफ एस स्क्वायर। यू टेक मीन ऑफ बोथ साइड, आई मीन मीन ऑफ दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ दिस, सो व्हाट विल यू गेट, Sigma square. ठीक है ना, यस। सो ये सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि एक्स बार एस स्क्वायर कंप्लीट सफिशिएंट था। अब एक्स बार का जो मीन है वो एक्स बार, या सिंपल कहने का मतलब एक्स बार क्या है, इन दोनों के टर्म्स में है। तो लेमन सेफी थ्योरम क्या कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो भी है उसका एक फंक्शन देख लो, जो तुम अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इफ यू डोंट राइट दिस लाइन इट्स फाइन। सो इन दोनों का फंक्शन है, तो जो एस स्क्वायर है फंक्शन ऑफ दिस टू है, इन दोनों का फंक्शन है। सो यू नीड टू फाइंड द फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर्स जो अनबायस्ड हो जाए। तो एक्स बार अनबायस्ड है जो एक्स आई का फंक्शन ही है सिर्फ, और एस स्क्वायर अनबायस्ड है जो कि दोनों का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि एक्स बार इज यू एम वी यू ऑफ, सो यहाँ से मिला कि एक्स बार इज यू एम वी यू ई ऑफ क्या, क्या होगा, थीटा। थीटा, है ना, अगर मीन जो भी है, म्यू है, म्यू लिखा है तो म्यू लिख लो। एंड एस स्क्वायर इज यू एम वी यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और यही आंसर फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना आएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या होगा फर्स्ट पार्ट में। देखो अब मैं फर्स्ट सेकेंड पार्ट अगर करता हूँ इस क्वेश्चन का, ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप ये करो सॉल्व तो क्या होगा, यहीं पे बस सिग्मा की जगह आप इसमें सिग्मा की जगह 1 रख दोगे तो सिर्फ समेसन एक्स आई आएगा, और समेसन एक्स आई का मीन कितना होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, मतलब एक्स बार निकालोगे, एक्स बार एक्स समेसन एक्स आई का फंक्शन है, तो ये थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बार इज, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे थर्ड क्वेश्चन किया मैं, यू एम वी यू ई ऑफ थीटा। यहाँ से फाइंड करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आप एस स्क्वायर निकालोगे, सॉरी एस स्क्वायर की जरूरत, हालांकि मुझे लगता है कि क्या आएगा, यहाँ तो मीन मैंने 0 दे रखा है, तो आई थिंक यहाँ 1/समेसन एक्स आई स्क्वायर अकेले आएगा। इसका मीन देखो कितना आता है, इसका मीन फाइंड करो कितना आएगा। व्हाट आई एम सेइंग इन द सेकंड क्वेश्चन, चूंकि मीन 0 है तो म्यू की जगह 0 रख दोगे, तो समेसन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट नहीं आएगा, सिर्फ आएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर। सो व्हाट इज इट्स मीन, बताओ मुझे चेक करके। कितना टाइम लगेगा, मीन 0 है तो वेरिएंस और ई एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज मीन इज 0। Sigma square by n. नहीं, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर आएगा। ओ चेक,
क्योंकि ये समेशन है ना, n टाइम हो जाएगा, n सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, आप जो कह रहे हो n सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, जो कि सिग्मा स्क्वायर होगा, यू चेक। न्यूमरेटर में क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। ई ऑफ x1 स्क्वायर इज सेम एज वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऐड होता जाएगा n टाइम्स अपॉन n, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, हाँ या ना, ये चेक करो एक बार, करेक्ट है इनकरेक्ट है। करेक्ट। ये करके दिखाऊं अलग से, किसको डाउट हो रहा है? मीन 0 है तो वेरिएंस जो x का है, x1 का जो वेरिएंस है वो ई x1 स्क्वायर के ही इक्वल होगा, क्योंकि वेरिएंस 0 है, सॉरी मीन 0 है, इसीलिए तो वेरिएंस ऑफ x1 विल बी सेम एज ई ऑफ x1 स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करो, यहाँ से देख लो, है ना, सिंपली आप जस्ट, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, जस्ट एस स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर का यू एम यू क्या आएगा, एस स्क्वायर नहीं, एस स्क्वायर की जरूरत नहीं है, सॉरी नॉट एस स्क्वायर, ठीक है ना, ये गलत लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मीन 0 है एक्चुअली, सो 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि समेसन एक्स आई स्क्वायर तुम्हारा कंप्लीट सफिशिएंट आएगा। मैं करके दिखाऊंगा, तुम लोग करके देखोगे सिमिलरली। यहाँ क्या करोगे तुम, यू विल पुट मीन 0, देखो जहाँ जहाँ म्यू दिख रहा है 0 पुट करो, इसमें जहाँ जहाँ मीन दिख रहा है 0 पुट करो, क्या बचेगा तुम देखो, म्यू जहाँ जहाँ दिख रहा है 0 पुट कर दो। सो व्हाट विल योर एच एक्स हेयर, अगर म्यू को 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर इज ओनली कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, यस और नो। और यहाँ से उसका फंक्शन फाइंड कर रहे हैं हम, सो वी आर फाइंडिंग द फंक्शन जिसका जो अनबायस्ड हो जाए, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर इज ओनली कंप्लीट सफिशिएंट, और यहाँ से आपका सिग्मा स्क्वायर आ गया, और यहाँ तो था, यहाँ दोनों था कि समेसन एक्स आई एंड समेसन एक्स आई स्क्वायर। तो पहले केस में सिर्फ समेसन एक्स आई आपको मिलेगा कंप्लीट सफिशिएंट, दूसरे केस में सिर्फ समेसन एक्स आई स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ ये 0 है, यहाँ वो कॉन्स्टेंट है, तो जो अननोन है उसी का एस्टिमेटर मिलेगा ना, यहाँ दोनों अननोन है, तो दोनों अननोन इसलिए मुझे ये दोनों मिला, और इसीलिए यहाँ पे ई ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू है, और ई ऑफ एस स्क्वायर ई सिग्मा स्क्वायर, तो इसीलिए क्या हुआ फिर कि यहाँ से आपके पास आया एक्स बार इज यू एम वी एंड एस स्क्वायर इज यू एम वी ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें आंसर ये है कि म्यू का यू एम वी जो है एक्स बार है, और सिग्मा स्क्वायर का यू एम वी जो है एस स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में दिस इज यू एम वी ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इस क्वेश्चन में एक्स बार इज यू एम वी ऑफ सिग्मा स्क्वायर। चेक, इज इट ओके? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, सो गए Yes, क्या? sir. हाँ सर। हद है यार। ठीक है चलो आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगर कुछ पूछ रहा हूँ हाँ ना तो जवाब दो, तब सो जाते हो। तो समझ आया है, नहीं आया, नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताऊँ, समझ आया तो हाँ तो बोलो कम से कम। अरे फिल्म देख रहे हैं बस, वन साइडेड चल रहा है, वन साइडेड थोड़ी चल रहा है ये। तो अभी आप लोग क्या करो, जहाँ से हमने आज क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है सफिशिएंट, रिवाइज किया, सफिशिएंट लास्ट क्लास में किया था, तो सफिशिएंसी किया था, सफिशिएंसी को एक बार बस बता दिया क्या था, कंप्लीटनेस, फिर सफिशिएंट इनकम्प्लीटनेस, फिर लेमन सेफी, पिटमैन कुपमैन थ्योरम था जो कंप्लीट सफिशिएंट के लिए था, फिर लेमन सेफी थ्योरम, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। तो इस पे आप लोग भी बुक से पढ़ो एक बार, और क्वेश्चंस ट्राई करो, और जो डाउट रहेंगे वो आप पूछना, ठीक है। तो अभी आज मैं यही ख़त्म करता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो इस पे बेस्ड, और डाउट्स पूछना, और मैं कुछ अभी ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, तो एक देख लेता हूँ, यू एम वी पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ अपलोड कर दूँगा।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर।